बच्चों मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है दैट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इससे पहले देखेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, कि फर्स्ट लॉ की क्या कमियां थी जिसके कारण हमें सेकंड लॉ बनाना पड़ा। तो लिमिटेशंस में आता है ये सबसे पहले था इट डज नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि हीट ट्रांसफ़र की ये हीट ट्रांसफ़र के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर 2, इट डज़ नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशन इन विच हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू वर्क, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, इसके बाद ये आ गया। थर्ड था पॉइंट कि डज़ नॉट इंडिकेट एज टू वाई द होल ऑफ द हीट एनर्जी, कि सारी की सारी हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं होता जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, तो इसके बारे में वो फर्स्ट लॉ नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, इसलिए सेकंड लॉ बना बेटे। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसकी दो डेफिनेशंस हैं, एक कैल्विन स्टेटमेंट है और दूसरी है क्लोशियस स्टेटमेंट। ठीक है बेटे, क्लोशियस स्टेटमेंट, एक कैल्विन आ गई और एक क्लोशियस आ गई। ठीक है बच्चों, तो कैल्विन ने क्या कहा, कैल्विन ने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, कि बॉडी एक लो टेम्परेचर पर है तो उससे हाई टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट, जैसे हाई टेम्परेचर वाली ऑब्जेक्ट पे अगर ये इसका टेम्परेचर लो है तो लो से हाई में अगर कन्वर्ट करना है, तो ये बोला था कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन, जिसमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी की बाहरी कोई चीज़ ना लगी हो, तो वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक जो वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने पानी की टैंकी अगर ऊपर रखी है और पानी का टैंक अगर नीचे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तो पानी वेरी इजीली आ सकता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर पानी आपने ले जाना लोअर लेवल से अपर लेवल में, तब आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे कि पानी के केस में टुल्लू पंप आता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें क्या आता है, लो टेम्परेचर टू हाई में कन्वर्ट करना हो, तो हीट को ट्रांसफ़र करना हो, तो रेफ्रिजरेटर आता है बेटे। अच्छा, नेक्स्ट है बेटे क्लोशियस स्टेटमेंट। इसने कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्ट, अच्छा सॉरी, ये मैंने आपको सेकंड बता दी, ये सेकंड वाला लॉ था। सॉरी, ये था आपका विच इज़ था कॉल्ड क्लोशियस स्टेटमेंट। और कैल्विन स्टेटमेंट क्या थी, कैल्विन ने ये कहा कि इट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिराइव कंटिन्यू सप्लाई ऑफ वर्क, कि किसी भी ऑब्जेक्ट से आपने वर्क लेना है तो उसका टेम्परेचर जो है शुड बी ग्रेटर दैन द सराउंडिंग से ज़्यादा होना चाहिए या कोल्डेस्ट बॉडी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम इस किसी ऑब्जेक्ट से काम ले सकते हैं। तो क्या थी स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव ए कंटिन्यू सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग ए बॉडी टू ए टेम्परेचर लो दैन द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग, कि हम वर्क तभी ले सकते हैं ये, क्योंकि ये लॉ है कि हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट है बेटे हमारा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता ही है कि ऐसा प्रोसेस जिसको कि हम फॉरवर्ड भी ले जा सकें और रिवर्स भी ले जा सकें उतनी ही ईज से, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन विद इक्वल ईज। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस क्या होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशंस हैं, प्रोसेस शुड टेक प्लेस वेरी स्लोली, ये स्लो प्रोसेस होते हैं, इट शुड बी वेरी स्लो। नंबर 2, शुड बी फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्सेस जो कि उसकी एनर्जी को लॉस करती हैं, वो उससे फ्री होना चाहिए, लाइक फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, इलास्टी हो गया। ठीक है, तो ऐसे की कौन कौन सी, विस्कोसिटी, फ्रिक्शन और इलास्टिसिटी, इन चीज़ों से वो फ्री होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या है बेटे, इन आइडियल गैस लो टू एक्सपैंड स्लोली
एंड देन कंप्रेस स्लोली, जैसे कोई आइडियल गैस है उसको आप एक्सपेंड करेंगे और उसको अगर कंप्रेस करेंगे तो इनिशियल स्टेट में आ जाएंगी, ठीक है। ऑल मैकेनिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस से जो भी वर्क होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अच्छा नेक्स्ट है बेटे इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वही होगी जिनको हम दोबारा रिवर्स इनिशियल कंडीशन में नहीं ला सकते हैं, ठीक है बेटे। फॉर एग्जांपल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग, जैसे कागज़ को आपने जला दिया है वो दोबारा उसको नहीं बना सकते हैं, ओके। हाँ नेक्स्ट है बेटे हमारा जो मेन टॉपिक है हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या बेटे, बेसिकली दिस इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी, कन्वर्सन करता है बेटे ये हीट एनर्जी इनटू कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, हीट इंजन, ओके। अब हीट इंजन के कौन कौन से पार्ट हैं, नंबर 1 सोर्स, सोर्स हमेशा ही टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर होता है। नंबर 2 होता है इसका वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। और थर्ड क्या होता है इसमें, दिस इज सिंक ऑफ हीट, सिंक ऑफ हीट, जिसको टेम्परेचर T2 पे होता है और T1 इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन T2, T1 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, ठीक है बेटे। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि इंजन्स कितने तरह के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन से, नंबर 1 2 टाइप्स ऑफ हीट इंजन्स आर देयर, ओके। कौन कौन से, इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन, और नंबर 2 एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, ठीक है। इंटरनल में जैसे यहीं से क्लियर है बेटे, आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंजन है उसमें क्या होती है, बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड एयर टेक प्लेस। तो उस बर्निंग से, तो मीन्स इंटरनल मीन्स जब सिलेंडर के अंदर ही बर्निंग होती है, व्हेन द बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होगा, बर्निंग ऑफ द फ्यूल टेक प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर। फॉर एग्जांपल जो आपका स्टीम इंजन है, स्टीम इंजन जो बेटे वो क्या एक्सटर्नल में आएगा, और इंटरनल में क्या आएगा, जो कार इंजन, कार के इंजन है, जो ऑटोमोबाइल्स, मैक्सिमम जो ऑटोमोबाइल्स के इंजन है वो आएंगे, दैट आर इन द, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, है ना, और डीजल इंजन हो गया, ये सारे क्या हैं, दीज आर द इंटरनल कंबस्शन इंजन। अच्छा बेटे इसमें आगे बताया गया कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एफिशिएंसी ऑफ इंजन है क्या, एफिशिएंसी, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकालते, डिनोटेड बाय नीटा। तो एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ठीक है बेटे। तो अभी जैसे मैंने कहा कि सोर्स होता है और एक सिंक होता है, और वर्किंग सब्सटेंस कहाँ कंटेन होता है, इट इज़ कंटेन्ड इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में जैसे जो हमारे नॉर्मल इंजन्स होते हैं, तो सिलेंडर में क्या होता है बेटे, मिक्सचर ऑफ एयर एंड प्लस फ्यूल, ये इनटेक हो जाता है अंदर, और जब इसकी कंबस्शन होती है इनसाइड द सिलेंडर और टेम्परेचर T1 क्रिएट हो जाता है, और वही पिस्टन को क्या करता है बेटे, ऊपर की तरफ या एक्सपेंशन में हेल्प करता है। तो वर्क डन, और इसमें होता क्या है कि इफ़ Q1 इज़ द हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड, और Q2 क्या है बेटे, हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, हीट एब्जॉर्ब्ड एंड, ठीक है। तो वर्क डन कितना हो बेटे, वर्क डन विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 एंड डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब कितनी थी, Q1। सो दिस इज द एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि Q2 रिजेक्ट कर दी है हीट, तो उसने यूटिलाइज कितनी की, Q1 माइनस Q2, इतना ही वर्क होगा, और दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ठीक है। और फिर ये बोला गया था कि क्या एफिशिएंसी कभी 100% हो सकती है बेटे, तो क्या बोलेंगे, इट कैन नेवर बी जीरो, फॉर एग्जाम्पल Q2 इज कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है,
अगर Q2 0 हो जाए देन वी कैन हैव, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, कुछ ना कुछ हीट जो है वो वेस्ट हो ही जाती है। हाँ, इसको डायग्रामेटिकली भी ऐसे समझा सकते हैं कि दिस इज द वर्किंग substance and this is source which is always at temperature T1, and what is this is sink means, जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सिंक एक्ट करता है, क्योंकि यह सारी की सारी हीट जो वेस्ट होती है वो कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से क्या बेटे, हीट ड्रॉ की है Q1, और यहाँ पे हीट कितनी रिजेक्ट की है, Q2, और यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ, Q1 माइनस Q2। ठीक है बेटे, सो दिस इज़ द डायग्रामेटिकली भी आप इसको समझ सकते हैं हीट इंजन को। तो जो मैक्सिमम हमारे हीट इंजन है बेटे जो भी है, लगभग उनकी हमारे पास स्टीम इंजन की एफिशिएंसी है लगभग 12 to 16%, इतनी कम है बेटे स्टीम इंजन की एफिशिएंसी। ओके, और जो पेट्रोल और डीजल इंजन है, तो एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन होती है लगभग 26%, और डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बेटे होती है 40%। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ ली जाता है। तो ये बेटे दिस इज द हीट इंजन। नेक्स्ट है बेटे हमारा रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है बेटे, ये आपको पता ही है कि इट ड्रॉज हीट, इट इज ए डिवाइस विच ड्रॉज हीट कहाँ से, फ्रॉम लो टेम्परेचर से ड्रॉ करता है हीट टू, एंड रिजेक्ट्स हीट टू द हाई टेम्परेचर, ये ऑपोजिट, ये इसको बोल सकते हैं दिस इज ए रिवर्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन क्या करता था बेटे कि हॉट बॉडी से टेम्परेचर लेता था और रिजेक्ट कहाँ करता था, कोल्ड बॉडी में, लेकिन इसमें ऑपोजिट है। ओके, ये बेटे आप इसको बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये आप जैसे टुल्लू पंप होता है ना, टुल्लू पंप जो वाटर क्या करता है, वाटर को लिफ्ट करता है, उसी तरह का ये है। टुल्लू पंप क्या है, लो लेवल से हाई लेवल को वाटर लिफ्ट करता है, और रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक जो उसको इट रिजेक्ट्स हीट, है ना बेटे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी भी एफिशिएंसी होगी जिसको हम परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हैं या एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है बेटे, जो क्या होती है, दिस इज डिनोटेड बाय बीटा। और क्या होगा बेटे, इसको कैसे करेंगे हम, नाउ इट इज बीटा इज इक्वल टू, अब क्या करता है ये हीट कितनी एब्जॉर्ब की इसने, हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय वर्क डन। ठीक है, कि इसने लो टेम्परेचर से कितनी हीट जो वो एब्जॉर्ब की है। ठीक है बेटे, तो इसका अगर हम डायग्रामेटिकली चलें तो यहाँ पे बना सकते हैं, दिस इज वर्किंग सब्सटेंस आ गया जो कि कंप्रेसर में गैस होती है, और यहाँ पर अगर टेम्परेचर T1, ये क्या होगा आपका एटमॉस्फेयर, इसमें ऑपोजिट हो जाएगा बेटे, एटमॉस्फेयर जहाँ पे जैसे रूम, और यहाँ पे क्या होगा, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। सिंक उल्टा हो गया ना, सिंक मीन्स ये क्या है आपका रेफ्रिजरेटर है। अब यहाँ से ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ से हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे हीट क्या है रिजेक्ट कर रहा है, और वर्क डन कितना हो रहा है, Q1 माइनस Q2, क्योंकि वो तो उतना ही होगा। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी या परफॉर्मेंस इसकी, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन कितना हुआ, Q2 हीट एब्जॉर्ब की, और रिजेक्ट या वर्क डन कितना हुआ ये। तो इट कैन आल्सो बी रिटन लाइक 1/Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय Q2। ठीक है, सो दिस इज द, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 1/Q1/Q2 माइनस 1। ठीक, ये बेटे आ जाएगा। सो दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अच्छा बेटे, रेफ्रिजरेटर के बारे में एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि इफ द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज
kept open, then what is the effect on the room temperature? What is the effect on room temperature? ठीक है बेटे, तो इसका आंसर क्या होगा? इट विल इंक्रीज। इंक्रीज क्यों करेगा? अगर देखा जाए तो जितनी हीट ये एब्जॉर्व कर रहा है उतनी हीट क्या है? रिजेक्ट कर रहा है। हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टिंग उतनी हो रही है सोर्स और सिंक से, बट तब तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए बेटे। बट इन एडिशन टू दैट कंप्रेसर इज़ डूइंग सम वर्क, तो कंप्रेसर जो है वो उसकी हीट निकालने में जो वर्क कर रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में, जो कि रेडिएटर ऑफ द रेफ्रिजरेटर जो है विल रिजेक्ट हीट टू द रूम, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? टेम्परेचर जो उस रूम का राइज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेफ्रिजरेटर। अच्छा, आगे जो बेटे आपका टॉपिक है दैट इज़ कार्नेट्स हीट इंजन। ये भी एक हीट इंजन और वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें बेटे इसमें वही जैसे हमने पहले पढ़े मेन पार्ट्स क्या हैं, जैसे सोर्स आ गया एट वेरी हाई टेम्परेचर T1, उसके बाद इंसुलेटिंग स्टैंड है जिसकी सारी की सारी वॉल्स जो वो इंसुलेटिंग है, ठीक है, सारी की सारी 6 वॉल्स जो हैं, और ये जो है इसकी भी सारी की सारी जो 5 वॉल्स हैं वो इंसुलेटिंग है, लेकिन ऊपर वाली जो अपर पार्ट इज़ कंडक्टिंग। ओके, इसका भी अपर पार्ट जो वो कंडक्टिंग है। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स। और एक है दिस इज़ द सिलेंडर जिसकी लोअर जो वॉल है दैट इज़ कंडक्टिंग, और ये सारी की सारी अदर वॉल जो दैट इज़ इंसुलेटिंग मीन्स नॉन कंडक्टिंग है। और इसके अंदर क्या होता है? आइडियल गैस भरी हुई है। क्या? आइडियल गैस विच विल एक्ट एज ए वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस मीन वो एक्सपेंड या वो कंप्रेस की होगी विद द हेल्प ऑफ हीट। ओके, तो ये बेटे हीट इंजन के पार्ट्स। ठीक है, सोर्स आ गया, इंसुलेटिंग स्टैंड आ गया जो कि सारी तरह से इंसुलेटिंग है, इंसुलेटेड है, कंडक्ट नहीं करता है, और ये क्या है? T2 सिंक है जो कि वेरी लो टेम्परेचर T2 पे होता है। ठीक है, अच्छा बेटे इसको समझने के लिए इसके 4 स्टेप में वर्किंग सब्सटेंस मीन्स हाउ द वर्किंग ऑफ इज अंडरस्टूड। इसके 4 स्टेप होंगे। स्टेप वन। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करेंगे? बड़ी अच्छी तरह से बेटे आपको इसमें समझना है। इससे पहले आपको नॉलेज होने की क्या आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन इन आइसोथर्मल कितना बताया था मैंने? RT log V2/V1 मीन्स फाइनल वॉल्यूम अपॉन लोअर वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। और एडियाबैटिक में क्या था बेटे? R/γ-1। यहाँ पर क्या था? इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, ये आ गया। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है बेटे? साथ में मैं यहाँ पर एक इसका वो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ भी बना देता हूँ। यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, यहाँ पर प्रेशर आ गया लॉन्ग y एक्सिस। ठीक है, और x एक्सिस के लॉन्ग आ गया वॉल्यूम। सपोज इनिशियली जो इसका टेम्परेचर और प्रेशर और क्या बोलते हैं उसको वॉल्यूम थी वो थी P1 V1, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया कि P1 और V1 इसकी इनिशियल, ठीक है, स्टेट थी। अब स्टेप 1 में क्या किया बेटे आपने? सबसे पहले जो आपका सिलेंडर है उसको कहाँ रख दिया? सोर्स के ऊपर रख दिया। जब आपने सोर्स के ऊपर रखा, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है विच इज़ ऑलवेज केप्ट एट T1, तो जैसे इसको ऊपर रखेंगे यहाँ से हीट क्या हो जाएगी बेटे? हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी इस सिलेंडर में। जब हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई तो यहाँ जो गैस है वो क्या हो गई? इट विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग, वो एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी उसकी। जैसे वो एक्सपेंड होगी, अब एक्सपेंड हो रही है लेकिन जितनी इसको हीट चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगी, और इन दोनों का टेम्परेचर जो वो क्या रहेगा? दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। मीन्स टेम्परेचर जो उसका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटे, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। मीन्स ये जो वर्क डन होगा दैट विल बी इन क्या बोलते हैं उसको? आइसोथर्मल। दिस विल बी द आइसोथर्मल वर्क प्रोसेस। या बोल सकते हैं कि इसकी जो एक्सपेंशन है वो कैसी है? आइसोथर्मल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? आइसोथर्मल
एक्सपेंशन है बेटे। क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है बेटे। और वो क्या होगी? अब आपको मैंने कहा कि और टेम्परेचर कितना यहाँ पर T1। तो फर्स्ट स्टेप में W1 लिख सकते हैं इसको, और हीट कितनी ली है इसने बेटे? Q1। हीट जो वो Q1 इसने ली हुई है। दैट विल बी इक्वल टू, क्या होता है आइसोथर्मल में वर्क डन? R, और टेम्परेचर क्या था? T1, और फाइनल वॉल्यूम सपोज पहले V1 थी, अब कितनी हो गई? log V2 अपॉन V1। ठीक है बेटे। ये आपका आ गया वर्क डन इन आइसोथर्मल। ये स्टेप 1 हो गया बेटे आपका। ओके, दिस इज स्टेप 1। और ये क्या होगा? अब इसका नेचुरली एक्सपेंशन हो रही है, तो इसका क्या होगा? प्रेशर क्या हो गया? थोड़ा कम हो गया और वॉल्यूम बढ़ गई। तो ये हो गया P2 और V2। और ये कौन सा प्रोसेस हुआ? आइसोथर्मल। ठीक है बेटे, आइसोथर्मल। अब क्या किया सेकंड स्टेप में? स्टेप 2 वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आपने इसको इंसुलेटिंग सिलेंडर और इसको उठाकर कहाँ रख दिया? इंसुलेटिंग स्टैंड में। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था अंदर गैस का T1, सो इट विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग। इसकी जो एक्सपेंशन है वो स्टार्ट रहेगी। अब क्या होगा? जब इसको आपने यहाँ रखा हुआ है तो इट सारी की सारी वॉल्स जो इसकी नॉन कंडक्टिंग है, तो क्या होगा? ये एक्सपेंड हो रहा है, पर इसको यहाँ से क्या बेटे? हीट नहीं मिल रही है। बट जैसे एक्सपेंड होगा तो इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सपेंशन, बिकॉज इट इज़ नॉट टेकिंग हीट फ्रॉम एनी थिंग। सो आपका जो सेकेंड वर्क होगा, W2 लिख रहा हूँ मैं इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं अपन PdV करके इन दिस वे, जैसे कि इसका और वो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? V2 से V3 हो जाएगी। ठीक है बेटे। तो कौन सा प्रोसेस हुआ ये? दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा बेटे? एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हीट ना तो ये ले रहा है ना ही यहाँ पे दे रहा है। तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इसका पहले T1 था, अब ड्यूरिंग एक्सपेंशन इसका टेम्परेचर कम हो गया। इसका टेम्परेचर हो गया R, पहले कितना था? T1 से हो गया T2, वर्क डन। और यहाँ पर क्या आएगा? गामा -1, जो कि वर्क डन इन होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है बेटे। अब थर्ड आ गया हमारा स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या किया बेटे आपने? इसको इंसुलेटिंग स्टैंड से उठाकर कहाँ रख दिया? इट इज़ प्लेस्ड ओवर द सिंक, और सिंक के ऊपर रख दिया और इसको खुद प्रेस किया। ठीक है, इट इज़ कंप्रेस्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, इट इज़ कंप्रेस्ड। जब इसको कंप्रेस्ड किया बेटे, और जब कंप्रेस करेंगे तो नेचुरली है इसमें हीट डेवलप होगी। जो भी हीट डेवलप होगी वो कहाँ चली जाएगी? सिंक में चली जाएगी। इट मीन्स हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। अब जब इसको कंप्रेस कर दिया तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया बेटे? अब जो भी हीट डेवलप हुई वो सिंक में चली गई, तो टेम्परेचर इसका क्या रह गया बेटे? T2 हो गया। और ये प्रोसेस कौन सा हुआ बेटे? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और एक और इसमें बात हो गई कि कंप्रेस हुआ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। सो W3 क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हीट जो डेवलप हुई वो कितनी रह गई बेटे? माना वो Q2 जो हीट डेवलप हुई वो यहाँ पे फ्लो कर गई। तो वैसे लिखेंगे PdV, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब इसकी पहले V2 से V3 हो गई थी, अब V3 से क्या हो गई? V4। ठीक है। और यहाँ पर एक और बात, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन क्यों? क्योंकि दिस इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है बेटे। तो क्या आ गया ये? आइसोथर्मल में वर्क डन कितना होता है? R, टेम्परेचर T2 है, log फाइनल V4 अपॉन V3, बट साथ में माइनस भी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो जब इसका माइनस हम हटा देंगे तो इट विल बी इक्वल टू W3 या Q2 विल बी इक्वल टू RT2। यहाँ क्या आ जाएगा? log V3 सॉरी V4 अपॉन V3, क्योंकि अब हमने नेगेटिव साइन जो वो रिमूव कर दी है। ठीक है बेटे। दिस इज द V4 अपॉन V3 आ जाएगा।
और इसके साथ ही यहाँ पर इसकी जो हो गई, पहले ये हमने एक्सपेंशन हुई थी वो लिखा नहीं था पॉइंट, P3 V3, अब यहाँ से कंप्रेशन हो गई थर्ड स्टेप में, तो क्या बन गया ये V4 और P4, ठीक है। अब जो बेटे हमारा लास्ट स्टेप है, ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होगा, W4, स्टेप 4, स्टेप 4, ठीक है बेटे। अब यहाँ क्या हो गया, आपने इंसुलेटिंग स्टैंड में इसको या पहले सिंक में रखा था सिलेंडर को, यहाँ से उठा कर कहाँ रख दिया इसको, इट इज़ प्लेस्ड ओवर द इंसुलेटिंग स्टैंड। तो जैसे इंसुलेटिंग स्टैंड में इसको रखा बेटे, तो क्या हो गया, अगेन इट इज़ कंप्रेस्ड, दोबारा खुद कंप्रेस किया, अगेन कंप्रेस्ड, अगेन कंप्रेस्ड किया, और वही बात, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया बेटे, ठीक है। तो वही बात इसको भी क्या लिखेंगे, PdV, और इसकी वॉल्यूम दोबारा कंप्रेशन से V4 से कहाँ ले आए हमने, इनिशियल स्टेट पर ले आए, और यहाँ पर अगेन माइनस लगेगा, वाई, बिकॉज इट इज़ कंप्रेस्ड। और आपको पता है अब इसका R कहाँ से टेम्परेचर था, T2 माइनस T1, क्योंकि इनिशियल T2 था, अब दोबारा T1 हो गया कंप्रेस करके, और यहाँ पर गामा -1, और साथ में ये माइनस भी है, तो जब इस माइनस को अंदर ले गए तो W4 क्या आ गया हमारा, R T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा -1। तो ये बेटे हमारे वर्क डन आ गए, W1 W2 सारे के सारे आ गए, ओके। हाँ बेटे, तो इसमें जो नेट वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस माइनस W3 प्लस माइनस W4। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि दिस इज द नेट वर्क, सॉरी वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो बेटे अगर आप देखें तो W1 की वैल्यू पुट करो, तो W1 की वैल्यू क्या थी, इट वाज R T1 log V2 अपॉन V1, ठीक है, प्लस W2 की वैल्यू क्या थी, R T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा -1, ठीक है, प्लस W3 की वैल्यू क्या आएगी, बट यहाँ पर क्या आएगा, इट विल बी माइनस, है ना, और W3 की वैल्यू थी R T2 और log क्या था V, इट वाज इक्वल टू W V3 अपॉन V4, ये ध्यान रखना बेटे, अच्छा V3 अपॉन V4 आएगा इसमें, ओके। यहाँ पे गलती से हमने लिख दिया था, वो भी मैं करेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो आएगा, क्योंकि माइनस साइन इसमें W3 में एंटर किया था, तो यहाँ पे V3 अपॉन V4 आएगा, ये ध्यान रख लेना, ओके। हाँ, तो यहाँ पर V4 और W4 वही माइनस R T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा -1, ठीक है। तो यहाँ से देखें ये दोनों कट कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी आर लेफ्ट विथ क्या बचेगा, ओनली R T1 log V2 अपॉन V1, ओके, माइनस R T2 log V3 अपॉन V4, ठीक है। तो यहाँ से R T1 आप यहाँ से कांस्टेंट ले सकते हैं R, वो हमारे पास क्या बच जाएगा, नो दिस इज द थिंग, ठीक है। और साथ में और ये क्या था, इट वाज इक्वल टू Q1 माइनस, और ये क्या था, इक्वल टू Q2, तो ये हमारा क्या गया, दिस इज द नेटवर्क डन, ओके। तो इसके बाद बेटे एफिशिएंसी ऑफ, ये तो हो गया आपका, दिस इज द वर्क डन इन द कार्नेट साइकिल। अब नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ, एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट्स हीट इंजन, कार्नेट्स हीट इंजन, ओके, इंजन, ठीक है। तो वही बात क्या होगा, ये W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, अब 1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या थी बेटे, दिस इज द वर्क डन इन द थर्ड स्टेप में जो आया था, और ये क्या था, R T2 log V3 अपॉन V4, ओके, और यहाँ पर क्या था, डिवाइडेड बाय R T1 log V2 अपॉन V1, ये वाला, ठीक है बेटे। तो अब हमने इसको देखेंगे, V3 और V4 की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो
इसके लिए जो हमने स्टेप 1 वगैरह किए हैं, तो 1 में क्या था बेटे, आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो उसमें क्या होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल, ठीक है। और सेकंड में क्या था, सेकंड स्टेप में P2, ये एडियाबैटिक था इसलिए P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा, क्यों, क्योंकि ये क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस था, ठीक है। इक्वेशन बोल रहे हैं हम, थर्ड के इक्वेशन बनेगी अगेन, वो क्या था हमारा P3 V3 आइसोथर्मल था, इक्वल टू P4 V4, ठीक है, ये कौन सा था, आइसोथर्मल, ठीक है। और फोर्थ क्या था, P4 V4 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1, अगेन इनिशियल स्टेट में चला गया था, ये क्या था, एडियाबैटिक, ठीक है। अब इसमें क्या, ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये हमारी इक्वेशंस बन गई हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट को राइट के साथ, तो P1 V1, ठीक है, P2 V2 रेज टू पावर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी अभी ये भी है P3 V3 और यहाँ पर P4 V4 रेज टू पावर गामा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या बन गया ये, P2 V2 और यहाँ पर P3 V3 गामा, यहाँ पर P4 V4 और यहाँ पर P1 V1 रेज टू पावर गामा, ठीक है। तो यहाँ से देखें बेटे आप, तो ये P1 इसके साथ कट जाएगा, P2 इसके साथ कट जाएगा, P3 यहाँ, और मीन्स P वाली सारी टर्म्स जो वो कैंसिल आ जाएंगी, एंड वी आर लेफ्ट विद V1 और क्या बचा, V2 रेज टू पावर गामा, V3 V4 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, V2 V3 रेज टू पावर गामा, साथ में V4 और V1 रेज टू पावर गामा, ठीक है। अब क्या करना बेटे आपने, जैसे यहाँ पर V3 था, तो V3 आपने यहाँ पे रखना है, और साथ में इसको फिर जो कैंसिल होगा वो आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर आपने गामा वाली पहले V2 V4 ले आएंगे, V2 गामा वाली यहाँ पे रखे, V2 V4 दोनों में रेज टू पावर है गामा, ठीक है, ओके। और यहाँ से गामा वाली टर्म्स जो है वो V2 और V4, और यहाँ से V2 और V4 यहाँ ले आएंगे, V2 और V4, यहाँ पर गामा नहीं था, तो क्या बचा आपके पास 1 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, V3 रेज टू पावर गामा, V1 रेज टू पावर गामा, और यहाँ से V1 और V3 यहाँ से यहाँ ले आएंगे, और यहाँ पर V1, ठीक है। तो अगर आप देखें तो क्या बचेगा आपके पास, V2 रेज टू पावर गामा -1 क्योंकि ऊपर जाएगा, V4 रेज टू पावर गामा -1, सिमिलरली V3 रेज टू पावर गामा -1, और यहाँ पर V1 रेज टू पावर गामा -1। तो सारी जगह यहाँ पर देखेंगे तो ये दे विल बी कैंसल्ड, गामा -1 होगी सभी की पावर, तो आपके पास क्या बच गया, V2 V4 इज इक्वल टू V3 V1। सो यहाँ पे क्या आ गया, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या गया, V3 अपॉन V4। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। तो यहीं से बस आपने क्या करना, ये वर्क डन वाली जो इक्वेशन है, जो आपकी एफिशिएंसी वाली, सॉरी एफिशिएंसी नीटा, एफिशिएंसी की जो होगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे, और वी विल लेफ्ट विथ, यहाँ पे जब आप V3 V4 इक्वल हो जाएंगे, V2 V1 इक्वल हो जाएंगे, तो सारी की सारी टर्म्स कट जाएंगी, और आपके पास क्या बचेगा, नीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। दिस इज, ये है बेटे आपका एफिशिएंसी होगी, नीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। क्यों, क्योंकि V3 V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 आ गया है, और R से R कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विथ 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट हीट इंजन बेटे। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड चैप्टर।